दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर नेताओं को अपने पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स में अपनी पार्टी के काम गिनाते हुए सुना होगा और कई बार इन पार्टीज के समर्थकों को भी डिबेट्स में इन कामों के बारे में डिस्कस करते हुए सुना होगा। लेकिन कई लोगों को इस चीज़ को लेकर डाउट रहता है कि कौन सा काम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है और कौन सा स्टेट गवर्नमेंट के। इसलिए कई बार लोग इन पार्टीज को ऐसे काम के लिए जज कर लेते हैं जो काम शायद उनके अंडर आता ही ना हो। एक सरकार के कामों का सही से एनालिसिस करने के लिए उसके अंडर आने वाले कामों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस में सही तरीके से एनालिसिस करके अपना वोट डिसाइड कर सकें। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करेंगे शेड्यूल 7 के बारे में, जो हमें बताता है कौन सा काम किस टाइप की गवर्नमेंट के अंडर आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, यानी हमारे देश में 2 टियर गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। हालांकि इंडिया में 3rd टियर भी आता है जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें पंचायत, म्यूनसिपैलिटी वगैरह आते हैं। लेकिन इनको सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की तरह डायरेक्ट पावर्स और फंड्स नहीं मिलते, इसलिए इनका रोल बहुत ही लिमिटेड होता है। अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो बाद में हमारी लोकल गवर्नमेंट पे बनी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। अभी बात करते हैं कि कैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स में पावर का एलोकेशन होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश का सबसे सुप्रीम लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें हर चीज़ को लेके आर्टिकल्स दिए हैं। उसमें आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए होते हैं उन पे सिर्फ यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाने का अधिकार होता है। इसमें नेशनल इंपॉर्टेंस वाले मैटर्स और इशू से जुड़े सब्जेक्ट्स दिए होते हैं, जिन्हें कंट्री के सभी स्टेट्स में यूनिफॉर्मली लागू करना जरूरी होता है। इसी तरीके से स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए होते हैं उन पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स को लॉ बनाने का अधिकार होता है। और अगर बात की जाए कंकरेंट लिस्ट की, तो इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे सेंटर और स्टेट्स दोनों को लॉ बनाने का अधिकार है। और अगर बाई चांस किसी सब्जेक्ट पे दोनों ही लॉ बनाते हैं और किसी केस में उन लॉज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लॉ ऊपर माना जाता है। यूनियन लिस्ट में टोटल 100 सब्जेक्ट्स आते हैं। हालांकि जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था तो इसमें 97 सब्जेक्ट्स थे। बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करके इसमें 3 और सब्जेक्ट्स डाल दिए गए। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे देश की पार्लियामेंट लॉज बनाती है और वो सभी स्टेट्स को मानने पड़ते हैं, फिर चाहे किसी स्टेट को कोई लॉ पसंद आए या नहीं। कई बार हमने स्टेट्स की विधानसभा में पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉज पे चर्चाएं होते हुए देखी हैं और उनका क्रिटिसिज्म करते हुए, रेजोल्यूशन पास करते हुए भी सुना है। लेकिन विधानसभा के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता जिससे वो पार्लियामेंट द्वारा यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे बनाए गए किसी भी लॉ पे कोई भी इंपैक्ट डाल सके। बात करें अगर यूनियन लिस्ट के कुछ टॉपिक्स की, तो इसमें आते हैं डिफेंस। जैसा कि हम जानते हैं डिफेंस सिस्टम हर कंट्री में एक ही होता है। अब हर स्टेट की अलग अलग डिफेंस फोर्स होगी तो उसमें कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर पावर का यूज़ बहुत संभाल के करना होता है, इसलिए इससे रिलेटेड पावर स्टेट्स को नहीं दी जा सकती। इंटरनेशनल रिलेशंस, हर देश के फॉरेन कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरी कंट्री की इमेज और बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। एयरवेज, पूरी कंट्री में एयरवेज के बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए सिंगल सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। रेलवेज, पूरे देश में इतने बड़े रेलवे नेटवर्क को जो मोस्टली स्टेट टू स्टेट सामान और पैसेंजर कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसके लिए सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। हर स्टेट रेलवे के लिए अलग लॉज बनाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाईवेज, सेम रीज़न हाईवेज के लिए भी लागू होता है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इसका यूज़ स्टेट टू स्टेट चिट्ठी, सामान या मैसेज पहुंचाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका भी सिंगल सिस्टम होना ज़रूरी है। पोर्ट्स, अब पोर्ट्स को मोस्टली फॉरेन ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इसके लिए भी यूनि लॉज ज़रूरी हैं। कम्युनिकेशन, पूरे कंट्री के कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट रखने के लिए यूनिटरी सिस्टम ज़रूरी है। करेंसी एंड कॉइनेज, पूरे देश में एक ही करेंसी यूज़ की जाती है, इसलिए इससे जुड़ी पावर्स भी सेंटर को दी गई हैं। बैंकिंग, एक कंट्री की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूनिफॉर्म बैंकिंग लॉज होना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होता है, इसलिए इसे भी इसी लिस्ट में रखा जा सकता है। इंश्योरेंस, अब इंडिया में लोग स्टेट टू स्टेट ट्रैवल करते हैं घूमने फिरने या फिर अदर पर्पजेज से, इसलिए इंश्योरेंस सिस्टम को सिंपल और इफेक्टिव बनाने के लिए इसे भी यूनियन लिस्ट में होना ज़रूरी है। सिटीजनशिप, जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम है, हर स्टेट की अलग सिटीजनशिप नहीं है, इसलिए इससे रिलेटेड पावर्स भी सेंटर को मिली हैं। नेक्स्ट बात करें स्टेट लिस्ट की, तो इसमें टोटल 61 सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, हर स्टेट की एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, इसलिए इसे स्टेट में रखा गया है। लैंड,
हर स्टेट की लैंड रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है इसकी पावर भी स्टेट्स को दी गई हैं। पुलिस पब्लिक ऑर्डर पीस मेंटेन करने के लिए और क्राइम से फाइट करने के लिए हर स्टेट को अलग तरीके से काम करना पड़ता है, इसलिए इसकी पावर्स भी स्टेट्स को दी गई हैं। प्रिजन जेल से जुड़े सारे लॉज हर स्टेट अपने अपने अलग अलग बना सकता है। लोकल गवर्नमेंट हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग अपने स्टेट की लोकल गवर्नमेंट्स जैसे पंचायत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को चला सकता है, बिकॉज उनकी फंडिंग वही करता है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन हर स्टेट में चिकित्सा और स्वच्छता की जिम्मेदारी भी स्टेट्स को दी गई है, क्योंकि हर स्टेट को इससे रिलेटेड अलग प्रॉब्लम्स होती हैं और डिफरेंट सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज पब्लिक हेल्थ जब स्टेट के अंडर है तो इसे भी स्टेट के अंडर ही रखा गया है। लिकर इसको लेके भी स्टेट्स को क्या पॉलिसीज रखनी है वो स्टेट्स पर ही छोड़ दिया गया है। इसके अलावा आते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन स्टेट, लाइफ स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एटसेट्रा। इन सब में चूंकि हर स्टेट में अलग अलग एनिमल्स पाए जाते हैं और हर स्टेट में अलग टाइप का ट्रेड फेमस है, इसलिए इनसे रिलेटेड कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं बनाया जा सकता और इसलिए इन्हें स्टेट लिस्ट में ही रखा गया है। पहले स्टेट लिस्ट में भी 66 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, फिर 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके स्टेट लिस्ट के 5 सब्जेक्ट्स को कंकरेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया गया, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। अब बात करें कंकरेंट लिस्ट की, इसमें शुरुआत में 47 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। ये 5 ऐड होने के बाद इसमें टोटल 52 सब्जेक्ट्स हो गए, जिनमें इन 5 के अलावा आते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, ट्रेड एंड कॉमर्स, एडल्टरेशन, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन एटसेट्रा। हमें इन 3 लिस्ट के बारे में बेसिक तो समझ आ गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं कुछ स्पेशल सिचुएशंस की। जैसे क्या आप जानते हैं आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के पास नेशनल इंटरेस्ट में इवन स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे भी लॉज बनाने की पावर होती है, लेकिन ऐसा नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता। ये सिर्फ 3 टाइप की कंडीशंस में पॉसिबल है। पहला, जब पार्लियामेंट में स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हाउस यानी कि राज्यसभा कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दे जिसमें वो खुद स्टेट लिस्ट के किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पार्लियामेंट को कानून बनाने के लिए रिक्वेस्ट करे। दूसरा, अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो तो उस केस में भी पार्लियामेंट बिना स्टेट्स की परमिशन के स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है। और तीसरा, जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स अपनी अपनी विधानसभा में स्टेट लिस्ट के किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पार्लियामेंट को कानून बनाने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए रेजोल्यूशन पास कर दें, तो पार्लियामेंट उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में स्टेट लिस्ट के उस टॉपिक पे कानून बना सकती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एक और स्पेशल केस की जिसको लेकर कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के बारे में। ईयर 1956 में इंडियन स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन में दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। उसके बाद 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके अकॉर्डिंग दिल्ली को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए। उसे यूनियन टेरिटरी से नेशनल कैपिटल टेरिटरी का नाम दिया गया, जिसके बाद फिर यह 1993 में दिल्ली की दूसरे स्टेट्स की तरह पहली विधानसभा बनी। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से दिल्ली को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए दूसरे स्टेट्स की तरह विधानसभा तो मिली, लेकिन उनसे स्टेट्स के डोमेन में आने वाली कुछ पावर्स छीन भी ली गई, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। दोस्तों, एक और क्वेश्चन जो अक्सर इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम को लेकर लोगों के माइंड में आता है कि क्या इंडिया का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर पूरी तरह से फेडरल है? अगर किसी कंट्री में सेंटर और स्टेट को बराबर पावर्स दी जाएं, तो उस केस में हम उसे आइडल फेडरल सेटअप कह सकते हैं। लेकिन इंडिया के केस में जैसा कि हमने देखा कि सेंटर की लिस्ट में स्टेट से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं और कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो भी सेंटर का लॉ प्रभावी होता है और स्पेशल केस में तो स्टेट लिस्ट पे भी सेंटर कानून बना सकती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट की गवर्नमेंट्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पावर्स हैं। इसलिए इंडिया के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को क्वाज़ी फेडरल कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक को इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं basicgyan.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये थी शेड्यूल 7 पे हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।